आवाज आ रही है जी सर। जी सर, जी सर। मॉडरेटर है गुड आपसे। इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार की कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए, आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार की जो मुख्य अतिथि हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेश गुप्ता। डॉक्टर राजेश गुप्ता एक इंटरनेशनली रिनाउंड होम्योपैथ है जिनका होम्योपैथी में फील्ड में पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस है। सर एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग के इंटरनेशनल ट्रेजरर हैं और एचएमएआई ग्वालियर के प्रेसिडेंट भी हैं। सर का क्लिनिक ग्वालियर एंड भोपाल में स्थित है। सर वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे के कई कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं और कई प्रेस्टिजियस अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। हाल ही में 2025 में एलएमएचआई नीदरलैंड में उन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया है। उन्होंने यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्राजील, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया सहित कई देशों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। उन्हें डॉक्टर केंट मेमोरियल अवार्ड 2025, ध्यानचंद अवार्ड 2023 और आयुष रत्न अवार्ड 2010 जैसे अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेश गुप्ता समाज सेवा में भी सक्रिय हैं और जरूरतमंदों के लिए फ्री होम्योपैथिक कैंप्स का भी आयोजन करते हैं। अब मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता से आग्रह करूंगा कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आईएफपीएच की सारी टीम, जिसने मुझे इस लायक समझ के और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है और बोलने का अवसर प्रदान किया है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज जहां हम होम्योपैथी की यदि बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को मानते हैं कि हमें अपने जो सब्जेक्ट है होम्योपैथी, जो विषय है, इसको प्रमोट करने की जरूरत काफी अभी भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्रिटिसिज्म का और जो होम्योपैथी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें कई बार कई अलग अलग माध्यम से लेंसेट द्वारा या कहीं अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा कई तरीके की बातें आती हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन हमें उससे कहीं भी प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चिकित्सा पद्धति है वो वाकई में एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है, जिसके प्रमाण हमें किसी को बताने की या समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विश्वास या उसको दिलाया जाता है जहां किसी चीज में कोई कमी हो तो हम उसके लिए अपनी सफाई पेश करते हैं। लेकिन हमारा जो चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी जो है उसमें इस तरीके के प्रमाण हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। और हम अपने पेशेंटों के माध्यम से, अपने जो हमारे पेशेंट्स हैं सारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, वो हमारे प्रमाण है, वो लोगों को भेजते हैं हमारे पास। वो हमारी चिकित्सा का उपयोग कर रहे हैं, वो जानते हैं कि होम्योपैथी किस लेवल पे और किन किन स्टेज पे कितना अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जो एडवांस केस ऑफ जो बर्जर डिसीज जिसको बोलते हैं थ्रोम्बो एंजिटिस ओब्लिटरेंस। तो कहीं ना कहीं इसमें सर्जरी की जाती है, एम्पुटेशन किया जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ हमने देखा हमारी चिकित्सा पद्धति में इसका पूर्णतः इलाज होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में बिना किसी चीर फाड़ के भी किया जाता है। बात आती है सर्जरी की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई क्या होम्योपैथिक डॉक्टर आप सर्जरी करते हैं, क्या आपको इसका सर्जरी करने का प्रावधान है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका क्या जवाब होगा? मैं नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन अगर मेरे से कोई इस बात को पूछता है कि आप सर्जन हैं, आप इसका गैंग्रीन का इलाज करते हैं, पैर काटने से बचाते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल मैं सर्जन तो हूं, लेकिन सर्जन बिना बिना किसी नाइफ के काम करता हूं। मैं विदाउट नाइफ आई एम सर्जन। क्योंकि मेरी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में ऐसी दवाइयां हैं जो कि हमें बड़ी बड़ी सर्जरी से ही बचा लेती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को ध्यान रखना है कि
सर्जरी अपने आप में उपयोगी है, जरूरत पड़ने पे हमें उसका उपयोग करना चाहिए। कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भाई सारा काम मैं ही कर सकता हूँ। कभी हमें अपना ईगो आगे नहीं लाना चाहिए। जहाँ हमको लगता है जहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस स्थितियाँ हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो हमें कहीं न कहीं सर्जरी का उपयोग भी करना पड़ता है। तो ये हमारा एक होम्योपैथी में भी, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में भी एक लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी करके जो हमको पढ़ाया जाता है, तो कहीं न कहीं हमें उस टॉपिक को भी हमेशा अपने दिमाग में रख के ही काम आगे करना चाहिए। क्या आगे की अगर मैं बात करूँ टॉपिक पे आते हैं, है ना? मैं आपको एक वीडियो दिखा के समझाना चाहता हूँ कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, सतत धूम्रपान जो लोग करते हैं, तो कहीं न कहीं वो इस गैंग्रीन जैसी बड़ी बीमारी से प्रभावित होते हैं। और केवल गैंग्रीन ही नहीं, बल्कि और भी कई ऐसी जो प्राण घातक बीमारियां हैं, जो डिसीज हैं, उनका भी उन्हें सामना करना पड़ता है। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। वीडियो नहीं चल पा रहा है किसी कारण से, तो मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने जो दिखाने की कोशिश की थी, वह क्लिक करके देखो कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको गैंग्रीन के अलावा कई तरीके की कार्डियक प्रॉब्लम्स, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हैं, माउथ कैंसर हैं, और भी कई बड़ी बड़ी बीमारियां गैंग्रीन मैंने बताई दी है आपको। और रेस्पिरेटरी डिसीज होती हैं, कई बार लंग्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके की काफी बड़ी बड़ी बीमारियां इसके सेवन से, धूम्रपान से उत्पन्न होती हैं। आज लेकिन हमारा टॉपिक है गैंग्रीन का, तो मैं उसी पे ही बात करूंगा। नेक्स्ट। ये चलिए वीडियो चालू हुआ, एक बार आप देखें। इसमें हमने कोशिश करी है कि स्मोकिंग हमारे लिए कितनी हानिकारक है और कितना गलत प्रभाव हमारे शरीर पर डालती है। यहाँ हमने एक छोटी सी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से कि धूम्रपान करने से जो गैंग्रीन नाम की बीमारी जो बनती है, कई बार डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये बीमारी काफी देखने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने एक टाइटल लिया है, द गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिसीज, द ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट हु हैज डिसीज। यानी कि होम्योपैथी जो चिकित्सक हैं वो वाकई में एक ग्रेट फिजिशियन है, क्योंकि वो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से केवल बीमारी को ही नहीं बल्कि बीमारी के कारणों को भी ठीक करते हैं और पेशेंट को पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर कारणों को देखते हुए चिकित्सा करते हैं, जिससे कि बीमारी एक बार ठीक हो जाती है और बार बार वो शरीर में उत्पन्न नहीं होती। इसको हम एक परमानेंट क्योर के नाम से जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि सर्जरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सुश्रुतों के बारे में आप सब लोगों ने सुना हुआ है, ये फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं। और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारा काम किया है सर्जरी को लेके। और सर्जरी कहीं ना कहीं हमारे भारत से ही उत्पत्ति हुई है और आज सारे विदेशों तक इसका प्रभाव है। तो सुश्रुतो जी का काफी एक महत्वपूर्ण इसमें सर्जरी में योगदान रहा है। ये काफी इन्होंने इस पर वर्क किया है, काफी बुक्स लिखी हैं। और पुराने जमाने में जब ये सर्जरी करते थे तब कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई चीजें बहुत नहीं होती थी। तो डिटेल नहीं जा रहा मैं, लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था कि काफी ऐसी सिंपल तरीके से ये लोग सर्जरी कर लेते थे, जहाँ इतने बड़े बड़े कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं होते थे।
बहुत बड़े बड़े कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते थे, फिर भी ये पेशेंटों को ट्रीटमेंट करके और कहीं ना कहीं ये उनको लाभ देते थे। थोड़ा सा बर्जर के बारे में पढ़ते हैं कि जो बर्जर डिसीज है, इट इज ए segmental occlusive inflammatory condition of arteries and veins characterized by thrombosis and recanalization of the affected vessels. It is a non-atherosclerosis inflammatory disease affecting small and medium-sized arteries and veins of upper and lower extremities. मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो arteries और veins हैं, तो धूम्रपान करने की वजह से उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, उनका सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और जिस पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता वो पार्ट डेड हो जाता है और उसमें इस तरीके के घाव उत्पन्न होते हैं और गैंग्रीन बन जाता है, जो कि आगे जाके काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ बर्जर डिसीज, एक छोटा सा चार्ट से अपन ने समझाने की कोशिश करी है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर क्या क्या इसमें काम करते हैं। तो जनरली जो मेल में लगभग एज फैक्टर अपन ने देखा 20 से 60 ईयर्स की एज के बीच में ज्यादा देखने को मिलती है। और एक हिस्ट्री है हाइपरलिपिडेमिया की, है ना, जेनेटिक हिस्ट्री भी इसमें देखने को मिलती है। और साउथ एशियन में ये ज्यादा देखने को मिलती है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में अगर अपन देखें तो स्मोकिंग, टोबैको, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, है ना, और कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं जैसे एक्सपोजर टू कोल्ड, स्ट्रेस, कोल्ड एनवायरमेंट, ये सब भी इसमें काम करते हैं। अब जैसे सिगरेट पीने से किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं हम लोग कि सिगरेट में निकोटिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। और निकोटिन की उससे कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लॉकेज आते हैं। और स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। कहीं ना कहीं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम सारा डिस्टर्ब होता है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ब्लड में सर्कुलेशंस की कमी आती है, इश्यूमिक कंडीशंस बनती है। और इस तरीके से जो पार्ट, जहां जिस पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है, वहां उसका जो हिस्सा है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कहीं ना कहीं ये काला पड़ जाता है और धीरे धीरे करके उसमें घाव बनना शुरू हो जाता है। और वो पार्ट इतना खराब हो जाता है कि उसमें काफी दर्द परेशानियों का सामना करना पड़ता है पेशेंट को। और एलोपैथी सिस्टम में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पैर काट कर ही वो इसका इलाज करते हैं। उनके यहाँ कोई इस तरीके की दवाई नहीं है जिससे कि उसको, पेशेंट को वो ठीक कर सकें। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि इस तरीके के पेशेंट को ठीक करने में साबित हुई है। मैंने आपको बता दिया नेक्रोसिस वगैरह पार्ट है ना जिस तरीके से बनता है, तो ये भी इस चार्ट का एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो केस स्टडी है, किस तरीके से हम लोगों ने ट्रीटमेंट इस पर अप्लाई किया है और किस तरीके से लोगों को लाभ दिया है। तो मैं आपको जो बात आती है कि काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि हम उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि समाज में हर कोई ये कहता है कि क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि आपने इस तरीके के केस ठीक किए हैं। तो हाँ, बिल्कुल हमारे को प्रमाणों की जरूरत पड़ती है, एविडेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड पे ही काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ केसेस हैं जो कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ठीक हुए हैं, मैं आपके साथ उनको शेयर कर रहा हूँ। पेशेंट मेरे क्लिनिक में मैंने देखा जिनकी एज थी लगभग 49 ईयर्स ओल्ड पेशेंट थे। और पहले वो कई जगह सलाह ले चुके थे, कई जगह दिखा चुके थे, बट वो कहीं ना कहीं परेशान थे, उनको आराम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने कि भाई चलो एक बार किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। तो वो मेरे पास सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे पास आए मेरे क्लिनिक में। उन्होंने मुझे दिखाया और सारे जांचे वांचे वो करा चुके थे। तो कहीं ना कहीं जांचे देखने का पता चला कि ये अपने आप में एक बर्जर केस है, गैंग्रीन का केस है। और दूसरे डॉक्टरों ने जहां हॉस्पिटल्स में उन्होंने डिस्कस किया था, उन्होंने उसको सलाह दी थी कि आपकी बीमारी बिना किसी ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती, आपको सर्जरी की ही आवश्यकता है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। ये जो पेशेंट थे रेफर्ड बाय ए फ्रेंड सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, मतलब जो पेशेंट को भेजा गया था
वो किसी नॉन पेशेंट के द्वारा भेजा गया था जो कि ऑलरेडी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से ले चुके थे और फायदा उनको हमारे यहाँ से मिल चुका था। उन्होंने उनको रेफर किया था कि एक बार आप उनके सेंटर पर जाके दिखाइए, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि बड़ी बीमारी से या सर्जरी से आपको बचाया जा सकता है। जब पेशेंट मेरे पास आया जिस स्थिति में दिखाने, तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, एंजाइटी के साथ, मतलब घबराहट। क्यों? क्योंकि उसको बोल दिया गया था कि आपका कोई इलाज नहीं है और आपको कहीं ना कहीं एम्पुटेशन मतलब पैर ही कटवाना पड़ेगा, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। अब बात समझ लीजिए कि यदि किसी पेशेंट को इतनी बड़ी सलाह दे दी जाए कि तेरा पैर कट जाएगा, अगर किसी को इतना बोल दें कि तेरे को एक इंजेक्शन लग जाएगा, आदमी उसी में ही परेशान हो जाता है, या किसी को तेरी उंगली कट जाएगी उसी में ही परेशान हो जाता है। तो यहाँ तो बात आ रही थी पूरा पैर काट देंगे। तो आप समझ सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति को कि वो कितना एंजाइटी रही होगी उसको और कितना परेशान रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो पेशेंट था बहुत ही एक मतलब कहना चाहिए पुअर फैमिली को बिलोंग करता था। उसके पास बहुत ज्यादा कोई ऐसा सोर्स नहीं था इनकम का। अगर मैं आपको क्लियरली अगर मैं बताऊं, मैंने उसको पूछा क्या करते हो भाई, तो यही ग्वालियर की पेशेंट था वो, और उसको मतलब बेसिकली वो एक सब्जी का ठेला एक लगाता था। उसने मुझको बताया और उसने कहा कि भाई मैं तो सर एक ऐसा व्यक्ति हूँ अपने घर में कि अगर मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को कोई खाने वाला या खिलाने वाला नहीं है, और अगर मेरा पैर कट जाता है तो सर मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बहुत एक ऐसी स्थिति में वो पेशेंट आया, बड़ा परेशान था। खैर, जो भी है उसकी स्थिति को देखा हमने, और उसकी बात करते हुए पता चला कि बहुत परेशान है। जैसा मैंने आपको बताया कि उसके कहाँ कोई कमाने वाला नहीं था, कोई रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं था। जो भी वो बंदा था वो इकलौता अपने घर का ऐसा बंदा था जो खुद ही कमाता था बेचारा। तो उस स्थिति में वो काफी परेशान होके हमारे पास, और उसने मुझे आके जो अपनी कंप्लेंट के बारे में बताया, तो उसने बताया मेरे को साहब सीधे राइट लेग में काफी 5-6 महीने से दर्द है, और बहुत सीवियर दर्द है, स्वेलिंग है, और उसके अंगूठे से वो परेशानी की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में धीरे धीरे सारी उंगलियों में फैल गई थी। अभी उसके चित्र भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले उसने मेरे को कंप्लेंट करी, पेन सीवियर बर्निंग जलन उसकी, और स्वेलिंग वगैरह उसके अंगूठों में पैरों के में आना शुरू हुई। पेशेंट इतना डरा हुआ था कि बहुत ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं था, बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा था, काफी डरा हुआ सहमा हुआ, काफी ऐसा पेशेंट था वो, काफी परेशान था। तो उससे काफी चीजें पूछने में भी मतलब एक अच्छे से बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे पा रहा था, बट जो भी है एज ए होम्योपैथ हमने उससे बातचीत की, उसके केस को समझा आगे के लिए, और वी हैड टू सी द पेशेंट आउटसाइड। हाँ, उस पेशेंट को एक्चुअली जो उसके अंदर जो घाव था, वो घाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था, उसके अंदर से काफी एक से कहना चाहिए कि स्मेल जो होती है वो बहुत ज्यादा आ रही थी। मतलब जो पेशेंट हमारे पास आया जब वो हमारे आउटसाइड बैठा था क्लिनिक के, तो जब जो भी हमारे असिस्टेंट जो रिसेप्शनिस्ट ने देखा उसको, तो बताया मेरे को कि सर वो तो बहुत स्मेल आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमने उसको रिसेप्शनिस्ट को बोला, मैंने कहा हम इनको बाहर ही अटेंड करेंगे। तो हमने उस पेशेंट को अंदर कैबिन में ना बुलाते हुए हमने उसको अटेंड बाहर ही किया। जो उसने कंप्लेंट बताई थी, सीवियर पेन बताया राइट फुट में 6 महीने से, और बताया कि जो उसका जो दर्द है वो रात में ज्यादा होता है, और गर्म पानी से अगर मैंने मैंने उससे मोडलिटी पूछी, मतलब कि कैसे आपको आराम मिलता है, जो आपको जो दिक्कत होती है, जो जलन है, बर्निंग है, परेशानी है, तो आपको इसमें अगर अपन ठंडा या गर्म, मैंने इसको मोडलिटीज लिया, तो पता चला कि उसने बताया कि ये मेरे को अगर सर मैं इसको खुला रखता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, लेकिन अगर गर्म पानी से मैं सिकाई करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से लाभ मिलता है। ये पेशेंट आप देख सकते हैं, ये हमारे क्लिनिक के बाहर ही बैठे हुए हैं, ये आउटसाइड हमारा कॉरिडोर है और चेयर पड़ी है, और आप इनके अंगूठे की स्थिति और छोटी उंगलियों की स्थिति देख सकते हैं, और इसकी आप स्थिति चेहरे से आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि ये
कहीं ना कहीं मतलब कितना परेशान और कितना प्रभावित पेशेंट है, इसके कपड़ों से भी अपन अंदाज लगा सकते हैं कि ही बिलोंग पुअर फैमिली। कहीं ना कहीं उसको इलाज के लिए भी मतलब बड़ा कष्ट और कितना मतलब बड़ा ऑपरेशन कराने के बाद में भी काम से भी वंचित हो जाता है बंदा, तो उसकी मतलब स्ट्रेसफुल स्थिति में आप देख सकते हैं। ये चित्र है ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले का। आप इसको क्लोजली अगर देखें तो इसकी उंगलियों की स्थिति आप देखिए, ब्लैक सारी स्थिति हो रही है, ब्लैक पड़ गई ना, घाव हो रहा है, स्वेलिंग भी है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी इसमें डेवलप हो रहा है। तो ये इसकी स्थिति है मेडिसिन शुरू करने के पहले की, जिस स्थिति में ये हमारे पास आए थे। इसका हमने आगे सारे जो सिम्टम्स वगैरह कलेक्ट की, उसके आधार पे अपन बात करें तो एक्सट्रीमिटीज में देखें तो गैंग्रीन फुट राइट राइट पैर में गैंग्रीन तो इसमें इन्वॉल्व था, और इसमें डिस्कलरेशन था, ब्लैकिश था। तो जो आपने देखा फोटो के हिसाब से यदि हम देखें तो ये हमने इसके अंदर ऑब्जर्वेशन किया और चीजें कलेक्ट की। इसके साथ साथ इनको राइट लेग में पेन था, बहुत सीवियर पेन था। ऐसा पेशेंट कहता था काफी इसमें लॉक से लगते हैं साहब, बहुत तकलीफ हो रही है, सो नहीं पाता हूँ पूरी रात, नींद नहीं आती, इतना ज्यादा पैर में बहुत ज्यादा दर्द है। इसके बाद अगर अपन मेंटल सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि हमारे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में जब तक हम फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ पूरा उसका टोटलिटी मेंटल स्पेयर पूरी सारी चीजों को जब तक कलेक्ट ना करें तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते बहुत अच्छे से दवा। तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस, एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा थी, बेचैन था, बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, और बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था पेशेंट। अगर अपन उसके डिजायर्स पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको एक स्मोकिंग मतलब धूम्रपान की लत थी उसको, उसी वजह से दिक्कत हुई। उसको इच्छा करती थी कि मुझे धूम्रपान करना है। कहीं ना कहीं अल्कोहल वगैरह और जो तली हुई चीजें, फैट्स वगैरह, इस चीजों से उसको अवर्सन था। फादर की हिस्ट्री में डायबिटीज की हिस्ट्री मिली, मदर में भी जोड़ों के दर्द और स्किन डिजीज की हिस्ट्री मिली, और घर में पूछा एक आध दो अंकल वगैरह लोग कुछ श्वास का परेशान, अस्थमा वगैरह इस टाइप की हिस्ट्री उसको फैमिली हिस्ट्री में भी देखने को मिली। इसके बाद में इस केस को थोड़ा जब देखा गया, रिपोर्टाइज किया गया, तो एक दवाई नहीं, वैसे इसमें कई सारी मेडिसिन रिपोर्टाइजेशन के उससे आई सामने देखने को। इसमें आर्सेनिक भी है, फॉस्फोरस भी है, से सिकिल कोर भी है, फिलम्बम लैकेसिस मक्सोल लाइकोनियम नक्सोल, मतलब काफी मेडिसिन आई। लेकिन सारी मेडिसिन को देखने के बाद में जब मैंने इसमें स्टडी की केस की, कहीं ना कहीं जो मुझे सबसे पहले जो दवा समझ में आई वो आर्सेनिक एल्बम मेरे को इस पेशेंट के लिए बेहतर दवाई लगी, क्योंकि उसकी काफी सारी चीजें, मोडलिटी, सिम्टम्स, उसका स्मेल, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, वो सब इससे काफी मिलता जुलता। तो कहीं ना कहीं हमने इस केस को स्टार्ट किया आर्सेनिक एल्बम 30 से, एंड उसको बोला कि 15 दिन के बाद में आप मुझे दोबारा दिखाएं। 15 दिन का दवाई लेने के बाद आर्सेनिक एल्बम 3 टाइम ए डे मैंने उसको दिया था, और उसने मेरे को आगे बताया कि सर मुझे कोई आराम नहीं। यानी 15 दिन की मेडिसिन में भी पेशेंट ने मेरे को फीडबैक जो दिया वो बताया कि मुझे कोई भी आराम नहीं है आपकी दवाई से। उसने बोला मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो चूंकि मैं कंफर्म था कि नहीं दवाई ठीक है और इस दवाई से आराम मिलेगा, थोड़ा सा समय लगता है, तो मैंने उसको लेकिन वो सेम दवाई ही आगे के लिए एक बार फिर से रिपीट कर दी। और ये दवाई देने के बाद में जब पेशेंट पहुंचा तो उसका एक दिन सुबह सुबह जल्दी फोन आया मेरे पास 4-5 दिन के बाद ही कि सर मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ गई, इसमें सीवियर रीचिंग एंड बर्निंग एंड फुट एंड टो, मतलब और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं इसकी वजह से सो नहीं पा रहा, मुझे काफ़ी परेशानी है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कि तुम एक बार आइए मेरे पास, एक बार आके दिखाओ, क्या स्थिति में देख के बताता हूँ आपको। और
उसको मैंने विजिट के लिए मेरे पास क्लिनिक पे बुलाया। अब आप पेशेंट की शक्ल देखो, अगर अपन थोड़ा पुराने फोटो से इस फोटो की कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट रात भर सोया नहीं है, उसके चेहरे पे क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पैर को देखें, तो अगर अपन पुराने पैर से और इस वाले पैर की तुलना करें, तो बहुत अगर अपन उसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पहले पैर की स्थिति जितनी खराब थी, उससे कहीं ना कहीं वो मुझे बेहतर दिखाई दी। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। उसका कहना था मुझे कोई आराम नहीं है, बट मेरे को कहीं ना कहीं दिखा कि ये तो कह रहा है आराम नहीं है, बट इसको कहीं ना कहीं कुछ आराम होम्योपैथी दवाई कर रही है, और आई एम ऑन द राइट पाथ, मतलब मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। तो मैंने उसको देखा, ये उसका, देखिए अब पहले कितनी स्वेलिंग और कितनी दिक्कतें थी, उस हिसाब से अगर अपन देखें, देखो सेकंड वाली जो अंगूठे के बगल वाली उंगली में, तो इसमें से काफी ब्लैकनेस, वो सब चीजें इसमें चित्र में कम दिखाई दे रही हैं। ये देखो आप दोनों चित्रों को अगर बगल बगल में रखें, तो जो सबसे पहले का आप देखिए पैर का फोटो, इसमें स्वेलिंग, इडीमा और जो सेलुलाइटिस दिख रही है, सेकेंडरी इन्फेक्शन दिख रहा है। अंगूठा बहुत ज्यादा काला था, बगल वाली उंगली को देखिए आप, पूरा ब्लैक ब्लैक, और थर्ड उंगली को देखिए आप, और उसके ऊपर अब इसमें देखिए आप सेकंड चित्र में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड उंगली है उसमें से ब्लैकनेस खत्म हुई है, पैर की स्वेलिंग खत्म हुई है। तो उसका कहना था कि मुझे कोई आराम नहीं है, बट यदि मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, इसको कुछ आराम है। दूसरा, यदि बंदा कंटिन्यूअसली दवाई खा रहा है, आप टेस्ट कर रहा है और आगे भी दवाई ले रहा है, तो हम मान के चलते हैं कहीं ना कहीं उसको रिलीफ तो है, बट वो उस चीज को अभी इतना ज्यादा दिक्कत में है कि छोटी सी जो लाभ है वो उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद में मैंने उसको देखा कि मुझे बेटर कंडीशन दिख रही है, लेकिन उसको थोड़ा परेशान है, दिक्कत आ रही है। मैंने उसको थोड़ा सा फिर अगली बार की जो दवा दिया, उसमें मैंने उसको पोटेंसीज को थोड़ा इंक्रीज किया, आर्सेनिक 200 से मैंने उसको स्टार्ट किया, और मैंने थोड़ा पेन के रूप में, किलर के रूप में जो दर्द के लिए मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम 6x दी, और बोला कि भी कुछ दिनों के बाद में फिर मुझे रिपोर्ट करो। इस तरीके से मैंने उसको आगे का डोज दिया। जैसी दवा देने के बाद घर गया, फिर उसका तुरंत फोन आया, मेरे से बोला कि नहीं साहब, आप तो कह रहे हो कि आराम है आराम है, और मेरी कंडीशन सर बहुत बिगड़ गई है, मेरे घर वाले तो बहुत परेशान हैं, और मैं क्या करूं। मैंने पूछा भाई क्या हुआ। उसने बताया कि मेरे पैर से सर कीड़े निकल रहे हैं, आपकी दवाई से तो मेरी बीमारी बढ़ रही है। बताइए आप, अगर एज ए होम पे हम बात करें, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, क्या ये सही बात थी या ये गलत बात थी। मैंने उसको समझाया, परेशान मत होइए, ये अच्छी बात है। क्यों, उसके अंदर जितने भी जो कीटाणु पड़ गए थे, वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी दवाई से ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से जो अंदर उसमें जो बॉम्ब्स थे वो बाहर की तरफ निकले। अब आप देखना, अभी इसमें आगे बढ़ेंगे अपन तो कितनी अच्छी स्थिति हमारे सामने आएगी कि कीड़े तो निकले, लेकिन वो हमारे लिए पॉजिटिव थे, निकलना जरूरी था, क्योंकि वो अंदर थे तो दिक्कत कर रहे थे और इन्फेक्शन पैदा कर रहे थे। तो मैंने उसको बुलाया, और उसको मैंने साथ में थोड़ा सा, जब मैंने देखा कि ये स्थिति है, एक्सटर्नल यूज के लिए मैंने उसको वॉश करने के लिए कैलेंडुला मदर टिंचर का उपयोग किया। मैंने किया यार, इसमें 2-2 घंटे से ये कैलेंडुला मदर टिंचर थोड़ा हल्के गुनगुने पानी में मिला के इससे इसको क्लीन करो, और दवाई को कंटिन्यू रखो आप। अब आगे की स्थिति देखते हैं। उसने मुझे फिर कॉल करके बताया कि सर इसमें से तो बहुत सारे कीटाणु, मतलब काफी मात्रा में निकल रहे हैं, मतलब एक नहीं कई सारे निकल रहे हैं इस तरीके से, और बहुत दिक्कत है। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मेरे को किस तरीके से बात कर रहा था, बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा था कि मतलब सर आप कह रहे हो आराम है, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं है, मेरे को तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, कीड़े निकलना शुरू हो गए, दर्द बढ़ रहा है, और मैं क्या करूंगा, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा जो पेशेंट एक बात करता है, तो इस तरीके से वो मेरे से बात कर रहा था। लेकिन मैं श्योर था कि मेरी जो दवा चल रही है ये कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट किया है इसने, और उसकी वजह से ये सारे सिम्टम आगे के दिख रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव सिम्टम्स। अब देखिए ये फोटो उसने मुझे दिया, तो कीड़े निकले, इस तरीके से कीड़े उसमें से निकले, ये देखिए आप।
तो जब मैंने देखा तो मैंने उसको बताया, मैंने कि आप परेशान मत होइए, और ये बहुत अच्छा साइन है, कहीं न कहीं आपको आराम मिल रहा है। जब ये काफ़ी सारे कीड़े निकले, तब उसने फिर मुझे एक अच्छा समाचार दिया। उसने अच्छी न्यूज़ दी मुझे कि सर, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा मेरे को दर्द में आराम मिल रहा है, और मुझे लगता है कि पहले से मैं बेटर हूँ। कहीं न कहीं मतलब उसको उम्मीद जगी, अब मैं बेटर हूँ सर, थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। इतने सारे कीड़े निकलने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। और उसको कहीं न कहीं ये होप जागृत हुई कि कहीं न कहीं जो बड़ी-बड़ी सर्जरी मुझे करानी पड़ती, तो हो सकता है कि मैं होम्योपैथी दवाई जो चल रही है, उससे मैं अपने को ठीक कर पा रहा हूँ। जब वो पहले जो आया मेरे पास, उसने बताया वो काफ़ी पेन किलर्स वगैरह डेली खाता था। लेकिन अब उसने जो पेन किलर खा रहा था, उसका डोज़ कम कर दिया है। होम्योपैथी दवाई से ही ज़्यादा आराम मिलना शुरू हुआ है, तो उसने पेन किलर का डोज़ कम किया, और उसने बताया कि मुझे पहले से बेटर फ़ील हो रहा है। दूसरा, जो उसमें स्मेल जो आ रही थी पैर में से, बोले वो भी मेरी कम होना शुरू हो गई। और कुछ दिनों के बाद पेन किलर पूरी तरीके से उसका बंद हो गया, दर्द में आराम मिल गया, और कंडीशन उसकी पहले से उसमें सुधार होना शुरू हो गया। उसके बाद में फिर उसने मेरे को जो दवाई लेने के बाद फिर 4-5 दिन बाद उसने मुझे बताया कि इसमें से जो अंगूठा काला पड़ गया था, वो गिर गया। The Advik toe had fallen off, and his doubt about the viability of the treatment had resurfaced again. उसको लगा कि अरे! ये गिर गया, और वो फिर से थोड़ा विचलित होने लगा कि सर, आप तो कह रहे हो ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मेरा तो परेशानी फिर बढ़ गई, मेरा अंगूठा गिर गया इसमें से। लेकिन अब डॉक्टर्स हैं, सारे लोग समझते हैं इस चीज़ को कि जो डिके पार्ट जो था, मतलब जहाँ डेड हो चुकी थी, पूरा जहाँ सर्कुलेशन नहीं था, तो जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि यस आई एम अ सर्जन, मतलब कि मैं सर्जरी करता हूँ लेकिन विदाउट नाइफ, तो ये मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा सर्जरी की गई। इसमें मेरे को किसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई नाइफ यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ होम्योपैथिक दवाई द्वारा ये सर्जरी की गई। जिस सर्जरी को डॉक्टर थिएटर में ले जाके ऑपरेशन करने के बाद में उसको निकालता है जिस तरीके से, वो हमारी होम्योपैथिक दवाई ने बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी थिएटर में ले जाए, केवल दवाई के माध्यम से उसकी ऑटोमेटिक सर्जरी कर दी। और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन था। मैंने उसको समझाया, मैंने कि तुम चिंता नहीं करो, जो खराब पार्ट है वो निकल गया, अब आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। हम सही रास्ते पर काम कर रहे हैं। उसके कुछ दिन के बाद में पेशेंट ने मुझे रिपोर्ट किया, इसमें से ब्लड आना शुरू हो गया। फिर उसने वही हल्ला मचाना शुरू किया, सर आप तो कहते हो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। पहले कीड़े निकले, फिर मेरा अंगूठा गिर गया, अब सर इसमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई। और सर मेरे घर वाले तो मेरे से परेशान हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, इलाज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका डॉक्टर क्या कर रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये भी मेरे लिए पॉजिटिव साइन था। क्यों? कि जिस पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन की कमी थी, धमनियाँ उसकी ब्लॉक हो रही थी, सर्कुलेशन ब्लड का हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो गैंग्रीन डेवलप हुआ। कहीं न कहीं हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने के बाद उसकी आर्टरीज़ से ब्लड का सर्कुलेशन, उसका बहाव, उसके थक्के खुले, और ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हुआ। मैंने पेशेंट को समझाया, मैंने कि बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लड आ रहा है, यानी फ्रेश ब्लड आ रहा है, रेड ब्लड आ रहा है, मतलब आपका खून का संचार शुरू हुआ। जब मैंने उसको समझाया, तो कहीं न कहीं उसी बात को समझ में आया। फिर वो मेरे को दिखाने आया, मैंने उसको समझाई, सारी बात समझाई, वो मेरे से एग्री हुआ, कि हाँ डॉक्टर साहब, फिर हम थोड़ा आगे की तरफ चले। उसको हमने जब अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो हमने फिर उसको डोज़ और बढ़ाया, पोटेंसी बढ़ाई, 1 एम से स्टार्ट किया, और उसने मुझे रिपोर्ट किया कि मुझे पहले से काफ़ी आराम है, और भी सारी कंप्लेंटों में भी उसको आराम मिला। और सबसे अच्छी बात, जब उसको देखा कि अब मेरी हीलिंग बहुत अच्छे से शुरू हो गई, दर्द मेरा पूरी तरीके से गायब हो गया, अब मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि मैं 100% अब सही रास्ते में हूँ, सही डॉक्टर के हाथ में हूँ, और मेरे को पैर नहीं कटवाना पड़ेगा, और मैं बिना पैर कटवाए ठीक हो जाऊँ। आप देखिए ये कंडीशन, आप इसका पैर, इसकी उँगली,
और इसका चेहरा देखिए आप। अब आप इसके कपड़ों पे जाइए, ये उसी जगह का फोटो है, और इसके कपड़े देखिए आप। इस पेशेंट ने मेरे पास इतनी विजिट की, मतलब इतनी पुअर कंडीशन का पेशेंट था कि आप देखिए ड्रेस सेम है इसकी। तो कितना इसको तकलीफ रही होगी, कितना ये मेंटली स्ट्रेस में रहा होगा पेशेंट। आप देखिए, अब देखिए आप इसके चेहरे की खुशी, पहले से हेल्थ में परिवर्तन आ गया, चेहरे में परिवर्तन आ गया। और पैर की स्थिति देखिए, जो नेक्रोटिक पार्ट जो था ऑलरेडी वो उससे गिर गया बिना किसी इंस्ट्रूमेंट यूज किए। होम्योपैथी दवाई से इनके सर्जरी ऑटोमेटिक हो गई। और ये है हमारी होम्योपैथी की ब्यूटी। ये देखिए आप, इसने चलना फिरना शुरू कर दिया, इसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अपने काम पे जाना शुरू कर दिया। और कुछ समय तक ये मेरे पास दिखाने भी नहीं आते थे श्रीमान जी, अपने बेटे को बेचते और दवाई मंगा लेते थे। काफी दिन तक इन्होंने मेरे से दवाई मंगाते रहे, दवाई खाते रहे। उसके बाद कई दिनों के बाद में फिर इन्होंने उसको दिखाया। अब आप देखिए इनकी स्थिति, पर्सनली आए, अब इनका पैर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और ये काफी अच्छी स्थिति में। आप देखिए ट्रीटमेंट के बाद की स्थिति। अब आप इसमें सारे फोटोग्राफ्स को यदि देखें तो फ्रॉम द बिगिनिंग, और जो आफ्टर क्योर पेशेंट की हिस्ट्री आपके सामने है। ये होम्योपैथी की ब्यूटी है। होम्योपैथी से बिना सर्जरी के इस केस को हमने ठीक किया है विद एविडेंस। क्रिकेट हो जाएगा, चलिए अब हम एक और केस के बारे में डिस्कस करते हैं। वो केस से थोड़ा सा, ये वो उसका वीडियो भी था लेकिन अब वो एक्चुअली शायद नहीं चल पा रहा है, तो उसको क्लिक करके चलता है मैम। नहीं Sure. चलिए अब अगले केस की बात करते हैं, वीडियो की जरूरत नहीं है इसमें। एक अलग केस जो है वो मैं आपको और दिखाता हूँ इसी तरीके के एविडेंस के साथ में। एक 51 ईयर्स ओल्ड ये डायबिटिक पेशेंट था, और इसी तरीके से ये पैर में काफी बड़ा एक वुंड, इसको घाव था। और इसकी हिस्ट्री में देखने को मिला कि ये भी डायबिटिक के साथ साथ चेन स्मोकर भी है। और आप आगे बढ़ कर देखिए, इसको इतनी दिक्कत थी कि ना तो चल सकता था ना चल फिर सकता था, और बेड पे ही था। मैं उसकी फोटो दिखाऊंगा आपको। काफी ज्यादा तकलीफ में था ये पेशेंट। और ये मध्य प्रदेश के अंदर एक बैतूल, हमारे एक जगह भोपाल से तो आगे, ये उस जगह को बिलोंग करता था। इस केस की सबसे बड़ी जो खास बात है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बार जब इस पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि इसको इतनी तकलीफ थी कि ये पेशेंट मेरे पास खुद चल के नहीं आया। इसके रिश्तेदार, इसका ब्रदर मेरे पास आया, और उसने इसकी मेरी सारी बात कराई, और सारी हिस्ट्री मैंने इसे फोन पर बात करके उसको देख के वीडियो कॉल से सारी हिस्ट्री कलेक्ट की, और उसके आधार पे फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था स्टार्टिंग पीरियड में। क्योंकि इसको दिक्कत इतनी ज्यादा थी, आने की स्थिति में नहीं था। इसकी जो कंप्लेंट थी, सीवियर बर्निंग पेन, मतलब काफी जलन, और जो पैर में काफी नीचे तक दर्द और परेशानी से सामना करना कर रहा था पेशेंट। एंड उसने मुझे बताया कि जो मेरा वुंड है स्टार्टेड एट लिटिल टो ऑफ फुट एंड स्प्रेड टू द सोल, मतलब यानी पूरा पैर तक वो घाव फैल गया है। उसमें से काफी पस फॉर्मेशन, दर्द इतना ज्यादा सीवियर था कि वो चलने फिरने में असमर्थ था। He also complained of numbness in left leg and mild pain in right foot. And discharge from the toe was pustular and had a pungent smell. यानी उसमें पस भी थी, काफी बदबू भी थी, काफी बड़ा घाव था। अगर इसके मेंटल स्टेटस पे जाएं तो इतना ज्यादा परेशान था, काफी रो रहा था। और जब मेरे से बात कर रहा था तब भी काफी रो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान था। हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा काफी दिन, तो उसके अंदर एक ऐसी होम सिकनेस भी बनी हुई थी। और उसका जो पैर था, वो कहीं ना कहीं मेरे से उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि ये जो है मेरा पैर काफी ठंडा रहता है,
ना, ऐसी गोल्ड फीट बट कैन नॉट फील। तो इस तरीके की जो सिम्टम्स उसने बताए। ब्लड शुगर भी इनका बढ़ा हुआ था, HbA1c इनकी 10.61 थी, 110 उस समय शुगर थी, बट इनकी HbA1c ज्यादा थी क्योंकि मेडिसिन थी, इसलिए। इनके सिम्टम्स लिए गए तो उसमें कहीं ना कहीं देखा कि काफी बर्निंग पेन है, डिस्चार्ज पस्चुलर काफी पस आ रही है, ऑफेंसिव स्मेल भी है, और गैंग्रीन उसके पैर में दिख रही थी। फादर भी डायबिटीज की स्थिति, मदर को भी ब्लड प्रेशर की स्थिति, ब्रदर को भी डायबिटीज मिलेटिस, मतलब स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज की थी। तो इस केस को मैंने सबसे पहले अटेंड करने के पहले सबसे मैंने उनको यही एडवाइस किया कि जो शुगर का पार्ट है उसके लिए आप तत्काल अपने जो भी एलोपैथिक सिस्टम में जो मेडिसिन वगैरह चल रही है इंसुलिन पर लेके आओ, जिससे इनका HbA1c नॉर्मल स्थिति में आ जाए, ब्लड शुगर लेवल ठीक आ जाए। तो होम्योपैथी दवाई साथ में अपन गैंग्रीन की करेंगे तो उससे इनको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएंगे। स्किन का कलर इनका काफी डार्क डिस्कलरेशन हो रहा था, ब्लैक हो रहा था, पैर में नंबनेस थी, लेफ्ट लेग में आईसी कोल्डनेस थी, डिजायर थी इनको सीट्स की, स्मोकिंग की, और अवर्सन ऑफ किसी प्रकार का नहीं था। इनका जो एग्रावेशन था वो नाइट में ज्यादा था, खाने पीने से ज्यादा होता था, और एम्बुलेशन की कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे थे। जनरल इट इज स्टूल इनका कॉन्स्टिपेशन काफी था, इनको हार्ड स्टूल होता था, चिली पेशेंट थे, पसीना काफी आता था रात में। ये आप देखिए इनकी पैर की स्थिति, ये इनका जो प्राइमरी स्टेज पे जो स्थिति थी वो ये थी। ये देखिए आप। इस केस को जब रिपर्टाइज किया हमने तो कई सारी मेडिसिन सामने आई, लेकिन जो हमारे द्वारा जो दवा प्रिस्क्राइब की गई वो हमने इनको स्टार्ट की सिम्टम्स के आधार पर, इनकी टोटलिटी के आधार पर, कार्बो एनिमिलिस से इसको हमने स्टार्ट किया। द रेमेडीज वाज कार्बो एनिमिलिस, और वीकली थी, 1 महीने के लिए दवा। साथ में मदर टिंचर के रूप में मैंने आपको पहले ही बताया कैलेंडुला बहुत अच्छा एक एंटीसेप्टिक काम करता है। और इसमें चूंकि डायबिटिक पेशेंट थे तो थोड़ा सा ब्लड इम्यूनिटी वगैरह भी इनकी काफी पुअर थी, तो एक मदर टिंचर इचनीसिया इनको ओरली 2 बार दिया गया ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, और कैलेंडुला इनको वॉश करने के लिए हमने एडवाइस किया। और कार्बोनेमोलिस एज ए पोटेंसी 200 वीकली इनको एडवाइस की गई। 1 महीने के बाद पेशेंट ने बताया, उसने मुझसे ऑनलाइन ही कंसल्ट किया, he said that there was no improvement in his condition and it had only worsened। मतलब वही चीज कि मुझे कोई आराम नहीं है और बल्कि मेरी कंडीशन तो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये हॉस्पिटल में ड्रेसिंग कराता था ये पेशेंट, तो उसने मुझे हॉस्पिटल में से ही ये सारी चित्र भेजे कि बोले सर मेरी स्थिति तो बहुत खराब है, आप देख सकते हैं इसमें ये स्ट्रेचर पे इसकी ड्रेसिंग हो रही है। उसी समय जब ड्रेसिंग करा रहा है तो उसने मुझे उस समय ये फोटो भेजे। दूसरा, ये इतना ज्यादा मेंटली परेशान था पेशेंट क्योंकि ये भी ऐसी ऑफिशियल जॉब में ही था किसी में, इस बीमारी के कारण इसका जॉब छूट चुका था, पेशेंट को कहीं से कोई इनकम का सोर्स नजर नहीं आ रहा था, तो काफी वरीड था इस बात को लेके। और सबसे बड़ी चीज जो हॉस्पिटल में जो ये जो ड्रेसिंग आप देख रहे हैं जिस तरीके से होती थी, तो मुझे बता रहा था कि सर हम लोग लगभग लगभग 3 से 4 दिन में एक बार जाते हैं, और उससे हमें काफी ज्यादा चार्ज 5 से 6 हज़ार रुपए एक बार में पे करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पेशेंट को हफ्ते में 15 दिन में 2 बार जाना है, तो महीने में 8-10 बार का हो गया, और 5-6 हज़ार एक बार का, मतलब कितना खर्चा, 30-40 हज़ार रुपये ड्रेसिंग ड्रेसिंग में महीने का उनका खर्चा हो रहा था। तो बहुत ज्यादा पूरी फैमिली इनकी पैनिक थी, बहुत ज्यादा परेशान था पेशेंट। खैर, होम्योपैथी अपने पास है तो कोई बात नहीं, हमने इनको समझाया और आगे का ट्रीटमेंट हमने दिया इनको। कार्बो एनामलिस हमने इनको दी 200, और पेशेंट ने को बताया कि मुझे पहले से आराम है। जब पहली बार भी उन्होंने कहा मुझे आराम नहीं है तब भी, लेकिन
मैंने आपको पहले भी कहा, फिर भी कहा, पेशेंट उस चीज को फील नहीं कर पाता कई बार, या वो ज्यादा आराम की उम्मीद करता है, तो वो कई बार कहता है। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर 1 महीने के बाद पेशेंट आपको दोबारा कंसल्ट कर रहा है और अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और दवाई मंगवा रहा है, कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तब वो आपसे बात कर रहा है। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था, और मैंने उसको आगे की दवा दी, और उसने मुझे बताया कि मुझे पहले से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है, और पहले से दर्द में, सब चीजों में काफी आराम मिला है। आप देखिए, नेक्स्ट फोटो है, ये देखिए आप, पहले से कुछ बेटर है, ज्यादा बेटर नहीं, कुछ बेटर है थोड़ा सा। The numbness in toe was still there. The pain in the right foot was gone. तो पहले से कंडीशन बेटर थी, तो हमने उसको फिर कार्बोनेमिलिस पे ही रखा, दवाई आगे के लिए दी, और उसके बाद में उसने बताया कि मुझे अच्छे से पहले से आराम मिल रहा है, बट इसमें कुछ नई कंडीशंस डेवलप हो गई बीच में, क्योंकि ये पेशेंट को डायबिटीज भी थी, और इसको शुगर की वजह से इसके थोड़ा किडनी विडनी का प्रॉब्लम भी था, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो एक नई डेवलप हुई, इसने बोला कि सर मुझे पहले से बेटर लग रहा है, लेकिन मेरे को फिर से स्वेलिंग और इसमें कुछ ब्लिस्टर डेवलप हो गए, जिसमें उसको बर्निंग वगैरह, स्वेलिंग वगैरह काफी होने लगी। बोले मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मैं पैर को टच तक नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से इसको थोड़ा फीवर, टाइटनेस, यूरिन भी थोड़ी कम होने लगी। और इसने बताया कि मैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये जो है ना, हीट कन्वेक्टर, ये भी मैं मतलब नहीं सहन कर पा रहा हूँ, अनकंफर्टेबल। इस तरीके से ने मुझे बोला। आप देखिए, इसके पास हीटर रखा हुआ है, और इस तरीके की कंडीशन, इस घाव में आप देखिए, घाव में इसको आराम मिल गया, तो उसकी उंगली देखिए। लेकिन ये नई एक डेवलपमेंट, ये देखिए हमारी क्लिनिक का, ये दवाई का आप देखिए पाउच रखा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे विनोपैथी सेंटर इस पे लिखा हुआ है। तो ये नई डेवलपमेंट इसको दिखाई दी, ब्लिस्टर और ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, बट आप पुरानी स्थिति को देखें, वो काफी अच्छी, इसकी पहले से बेहतर है। कोई बात नहीं है, मैंने इसको बोला, मैंने आप चिंता नहीं करिए, मैं आपको कुछ और दवाई भेजता हूँ। ये देखिए आप ब्लिस्टर, ब्लड शुगर 160 था, HbA1c बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, CRP लेवल भी बढ़ा हुआ था। तब मैंने इसको बताया ना आपको, मैंने बोला इसको इंसुलिन की जरूरत है, मैंने इसको एडवाइस किया कि भैया डायबिटीज को कंट्रोल आप करो, और इस बीमारी को ठीक मैं होम्योपैथी से करूँ। यूरिया बढ़ गया था, थोड़ा किडनी पे भी इफेक्ट आने लग गया, तो ये सब इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, तो ये भी थोड़ा सा पैरामीटर भी इसके गड़बड़ होना शुरू हो गए थे, क्योंकि डायबिटीज बढ़ा हुआ था। लेकिन मैंने कहा इन सब चीजों को आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो, शुगर के लिए या जो भी है, वो आप लेते रहिए, बाकी सारा मैंने मैं होम्योपैथी से करूंगा। तो जब मैंने देखा थोड़ा सा किडनी पे इस पे इफेक्ट आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा मैं मेडिकेशन चेंज किया। ब्लिस्टर और एडिमा और सारी चीजों को सिम्टोमेटिक देखते हुए, किडनी का जो प्रॉब्लम था, तो एपिसमेल मैंने इनको स्टार्ट किया, और 1 महीने बाद देखा कि काफी स्वेलिंग रिड्यूस हो गई, ब्लिस्टर खत्म हो गए। ये देखो आप, ये भी फोटोज ने मेरे को सारा ऑनलाइन दिखा रहा है, मेरे को वीडियो भेजता जाता था, फोटो भेजता जाता था हमेशा। जो सेकेंडरी सिम्टम जो डेवलप हो रहे थे, वो ठीक होना शुरू हो गए, ब्लिस्टर ठीक होना शुरू हो गया। ये देखिए आप, ये देखिए आप कंडीशंस, ये आप होम्योपैथी की दवाई का इफेक्ट देखिए आप। तो हमने इनको एपिसमेल कंटिन्यू किया, 1 महीने बाद बोला दिखाइए। जब इनको थोड़ा अच्छा लगने लगा, फिर आप देखिए ये पर्सनली मेरे को दिखाने आए। ये मेरा सेंटर, ये मेरे भोपाल में मेरे एक सेंटर है, तो इन्होंने पर्सनली मेरे भोपाल सेंटर पर विजिट किया, और ये काफी अच्छी कंडीशन में पेशेंट आ गए, पूरी तरीके से हीलिंग शुरू हो गई। और उसके बाद में फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, कभी कभी पैर में जलन हो रहा है या परेशानी हो रही है, तो फिर मैंने इनको दोबारा से कार्बोनमिल इस पे, क्योंकि एपिसमेल का बीच में काम था, उसने अपना काम किया। उसके बाद फिर दोबारा मैंने इनको कार्बोनिल इसको पोटेंसी बढ़ा के 1 mg से स्टार्ट किया, 15 दिन में एक बार। बाकी इचनेसिया, वो सारी चीजें जो चल रही थी वो चल रही थी। आप देखिए उसके रिजल्ट्स, ये देखिए आप, इस दवाई को लेने के बाद में ये कंप्लीटली इसमें सारा घाव ठीक हो गया, ब्लिस्टर ठीक हो गया, स्वेलिंग ठीक हो गई। ये देखिए आप, ये देखिए आप, पेशेंट का जो है काफी अच्छी कंडीशन में पेशेंट आपके सामने है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। पेशेंट ने मुझे बताया सर अब मैं काफी ठीक हूँ, काफी बढ़िया स्थिति में हूँ, मेरा पेन भी शुरू मतलब ठीक हो गया,
बीमारी भी ठीक हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। और उनने बताया कि मैंने अपनी जो भी बीमारी की वजह से जो मेरा काम धंधा छूट गया था, वो मैंने अब ज्वाइन करना शुरू, मतलब ज्वाइन कर लिया है, मैं जाना शुरू कर दिया है। अगर मैं जा सकता हूँ मैं जाइए। तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी लेने के बाद में उसका पैर भी ठीक हुआ, उसका किडनी प्रॉब्लम भी पहले से ठीक हुआ। डायबिटीज को उसने एलोपैथी का जो भी चला उसका ट्रीटमेंट वो लिया, और अपना होम्योपैथी का जो भी ट्रीटमेंट था वो अपने इसको कंटिन्यू किया, और उसको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को हमने मिले। तो ये सारे एविडेंस का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे एविडेंस केस हैं। ऐसे मेरे पास एक केस नहीं है, मेरे पास सैकड़ों केसेस हैं, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इस हमारे रीजन में बहुत दूर दूर से पेशेंट हमारी क्लिनिक में आते हैं, और मैं बाकायदा सारे सबके फोटोज वगैरह हैं, जांचें भी सब लेता हूँ, और बाकायदा पूरा एक स्टडी के रूप में इसको हम लोग कलेक्शन अपने पास किया हुआ है दवाई से। अब देखिए आप, और थोड़ा बहुत दवाइयाँ बाद में चलाने के बाद में आप देखिए इसका पैर पूरी तरीके से नॉर्मल है। इसका चेहरा भी दिखाता हूँ, आप ये मत सोचना कि पैर किसी और का है। इसका चेहरा भी दिखाता हूँ अभी आपको, इसमें चेहरा भी आएगा इसका। द पेशेंट इज हैविंग नो कंप्लेंट। उसने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, सारी चीजें ठीक हो गई। ये देखिए आप, इसका चेहरा देखिए आप, ये वही कमरा, वही बिस्तर, वही पेशेंट। अब आपका चेहरा देख लीजिए, और आप इसका पुराना चेहरा देखिए, ये देखिए आप, वही बिस्तर वही पेशेंट है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिटेशंस हैं, हमारी होम्योपैथी की भी हैं, हमारी भी हैं। कई बार मैंने देखा लोग बियॉन्ड द लिमिटेशन बात करते हैं। लोग, देखिए आज बात मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं बताना चाहूँगा, इंटरनेट पे, फेसबुक पे इतनी उल्टी सीधी दवाइयाँ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं वो हमारी होम्योपैथी के बारे में गलत भ्रांतियां उत्पन्न करवा रहे हैं। उससे क्या होता है, जब पेशेंट ठीक नहीं होता तो फिर वो होम्योपैथी को ही जिम्मेदार मानता है। ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि हमें अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रखें, जो वर्क हम कर रहे हैं वो सामने दिखाएं। किसी तरीके का ऐसा कोई झूठा क्लेम ना करें कि हम तो सब कुछ कर देंगे, पता पड़ा पथरी है 30 सेंटीमीटर की, और स्टेग ऑन कैलकुली है, और हम कहते हैं कि हम इसको दवाई से निकाल देंगे। तो दोस्तों मेरा कहना ये है, मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, मेरे काफी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कई छोटे भाई बंधु भी बैठे होंगे, कि कृपया करके होम्योपैथी का पूरा ध्यान रखें, इसको बदनाम ना करें। ये हमारी रोजी रोटी है, हमारी माता है, इसने हमको सब कुछ दिया है। आज आपके होम्योपैथी के आशीर्वाद से मैंने जाने कितने देशों की यात्रा करी है। सानी सर मुझे बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, जानते हैं। 30-40 कंट्री मैंने घूमी, जो केवल होम्योपैथी से ही घूमा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं वास्तव में हमारी होम्योपैथी करती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके बावजूद भी मैं ये बात को शेयर करना चाहता हूँ, कृपया करके प्लीज कोई झूठे क्लेम अपन को नहीं करना है। जो हम कर सकते हैं उतनी बात करें। और जैसे मैंने उनको बोला कि डायबिटीज, मैंने बोला इंसुलिन लीजिए आप, जहां हमको मालूम है कि अभी होम्योपैथी से काम नहीं होगा, वो हमको काम के लिए उसको सही रास्ता दिखाना है। यही एक सच्चे चिकित्सक का फर्ज और धर्म है। तो आप देखिए ये किस तरीके से बहुत बढ़िया केसेस गैंग्रीन के मैंने आपको दिखाए। कुछ दवाइयां हैं इसमें, और भी दवाइयां हैं जो सिम्टोमेटिकली हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं दवाइयों के बारे में। मेडोराइनम बहुत अच्छी दवा है, इसके अंदर कार्बोएनम इसका मैंने उपयोग दिखाया ही है आपको। ग्रेपाइटिस एक बहुत अच्छी दवाई है, सिलीसिया है। सारी दवाइयाँ अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, सिम्टोमेटिक, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, करेक्टरिस्टिक, मतलब मेंटल फिजिकल सारा कलेक्शन देख के, मॉडलिटीज देख के ही सिलेक्ट की जाती हैं। कोई अपन ये नहीं कह सकते कि ये ठीक हो गया आर्सेनिक से तो भैया इसी से ठीक हो जाएंगे सब, ये संभव नहीं है। हमको हर स्थिति में परिस्थिति में दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं, मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वो भी देखने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करके हम लोग करते हैं। सिकल कोरोनिटी बहुत अच्छी दवाई है, इससे काफी केसेस ठीक हुए हैं। सल्फर भी बहुत अच्छी दवाई है, डायबिटिक फुट के कई केसेस में सल्फर में हमने स्टार्ट किया एंटीसोलिक के रूप में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिले। जैंगुलेरिया है, कैलक्रिया सेल बहुत अच्छी दवाई है। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनका डिटेल्स है इसमें। जैसे सिगल कोर है तो इसमें मॉडलिटीज बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर कोई पेशेंट कहता है मुझे ठंडी चीज़ से आइसी कोल्डनेस, ठंड से आराम है, मतलब मैं इस पर काफ़ी दवाई अच्छी सिलेक्ट कर देता हूँ मॉडलिटीज के आधार पर, और बड़े अच्छे रेट्स मिल जाते हैं।
कोई कहता है मुझे ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है, कोल्ड एप्लीकेशन, आइसी कोल्डनेस, उससे आराम मिलता है, तो दवाई है सेकिलकोरेल। और यदि कोई कहता है मुझे गर्म से आराम मिलता है, उसके साथ कुछ बेचैनी है, घबराहट है, जैसे वो पेशेंट अपन ने अभी फर्स्ट केस में देखा, आर्सेनिक यूज किया, तो आर्सेनिक, सल्फर में हीट बर्निंग, सबको पता है, इचिंग, वर्स बाय हीट ऑफ बेड अल्सर, मतलब ये सब चीजें जो सिम्टम जो हम देखने को मिलते हैं सारी दवाइयों के अंदर, तो हमको एज ए सिम्टोमेटिक दवाइयाँ यूज करनी है। कार्बोनिल के सिम्टम केस हमने दिखाया, काफी ऑफेंसिव स्मेल है, वन लेग फील लॉन्गर ऑन लाइंग, बोले ऐसा लगता है जैसे मेरा पैर बढ़ गया है। तो बोला इस तरीके के जो सिम्टम्स है, एपिस्मेल का मैंने आपको दिखाया, एपिस्मेल से बहुत केसेज में हमने यूज किया, इसमें बेटर इन ओपन एयर, अनकवरिंग एंड कोल्ड बाथिंग, वर्स हीट। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। कोई भी एक दवा सारे पेशेंट में काम नहीं करती, क्योंकि सारे पेशेंट का नेचर अलग है, उसका करेक्टर अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका खान पीन अलग है, उसके पॉजिटिव फैक्टर अलग हैं। हर बीमारी का कारण जरूरी नहीं है कि एक ही वजह से हो रहा है, किसी को डायबिटीज की वजह से है, किसी को स्मोकिंग की वजह से है, इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो हमें उन सब खोज जो भी है बीमारी के कारणों को ध्यान में रखते हुए ही दवा सिलेक्ट करनी है। ये नहीं कि राइस गुप्ता ही ने ऐसे ठीक कर दी तो मैं इसी से ठीक करूंगा, या मैंने एक केस ठीक इससे कर दिया तो सारे केस, ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ कोशिश करी है अपनी तरफ से इस केसेज में होम्योपैथी को लेके कि वही अपन क्या अच्छा कर सकते हैं। और एक लास्ट में एक छोटी सी बात है, द हाइएस्ट आइडल ऑफ द क्योर इज स्पीडी, जेंटल एंड enduring restoration of health by the most trustworthy, the least and least harmful way। डॉक्टर एनीमैन ने कहा है, तो इसको भी अपन ध्यान में रखें। जय एनीमैन, जय होम्योपैथी। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड अभी एक क्वेश्चन था चैट बॉक्स में, आई थिंक क्वेश्चन ये था कि वाई कार्बो एनिमल इज प्रिस्क्राइब्ड करके, जो आपने केस बताया था उसमें। देखिए, मैंने इसमें बताया था कि एक तो जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी उसमें से ऑफेंसिव स्मेल, एक तो ऑफेंसिव स्मेल वाला जो सिम्टम्स था, वो उसमें काफी पस फॉर्मेशन था। दूसरा, उसमें एक सिम्टम और देखने को मिल रहा था कि जो लिखा था ना उसमें कि हीट कन्वेक्टर उसको पास में रख के उसको भी वो फील नहीं कर पा रहा था, मतलब सहन नहीं कर पा रहा था। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स जो अनकॉमन टाइप के सिम्टम्स होते हैं, तो जो दूसरी मेडिसिन से हर व्यक्ति का एक करेक्टर होता है, वैसे हर मेडिसिन का भी एक करेक्टर होता है। तो कार्बो एनालिसिस में बहुत ज्यादा दुर्गंध, बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन, काफी ऑफेंसिव स्मेल, ये सब देखने को मिलती है। तो इसलिए हम कार्बो एनालिसिस की तरफ, और भी उसके कई सारे सिम्टम्स थे, डिजाइस भी थी कई सारी, बहुत सारी लैकिंग वगैरह भी थी, उसके मॉडलिटीज भी और भी थी कई, तो उन सबको देखते हुए अपने कार्बो एनालिसिस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। एंड काफ़ी अच्छा सेशन था, और एक जो आपने मैसेज दिया जो यंगर होम्योपैथ्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है कि आप अपने लिमिटेशंस को पहचानिए और उन पे काम करिए। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट सेशन। डॉक्टर अंजलि मैम, द नेक्स्ट सेशन moderator, you can start, ma'am, your next session. Thank you, Dr. Abhishek. Now we are moving to our English session.